बैक टू माय चैनल। देखिए दोस्तों, आज आपके सामने जो चैप्टर लेके आया विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी, इस टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चन अपने जनरल साइंस में पुटअप होते हैं उसके बारे में अपन जानकारी लेंगे। और एक एक चीज जो आज तक परीक्षा में पूछी गई है, कैसे पूछी गई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से वीडियो को देखें और अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ये दोस्तों मैं बार बार बता चुका हूँ कि चैनल जो है जनरल साइंस अपने कक्षा 10वीं तक टच होती है, तो 10th बोर्ड को भी ले लो और भले ही प्रतियोगी परीक्षा कोई भी हो, इससे आगे की साइंस नहीं पूछी जाए। तो विद्युत धारा टॉपिक जो है इलेक्ट्रिसिटी 10th लेवल तक अपने को कितनी पढ़नी चाहिए और कौन कौन से प्रश्न आज तक आ चुके हैं वो सारे बताएंगे। तो शुरुआत ही करते हैं विद्युत धारा से। बिना वक्त गवाए अपना सेशन शुरू करते हैं। विद्युत धारा, सबसे पहले इसकी परिभाषा, सबसे पहले अपन इसकी लेंगे परिभाषा। तो विद्युत धारा कहते हैं किसे, ठीक है ना। तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। कई बार प्रश्न आया है, आवेश प्रवाह की दर कहलाती है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। पूछते भी है कई बार प्रश्न, ये भी प्रश्न आपके सामने एक बढ़ गया कि आवेश प्रवाह की दर निम्न में से क्या कहलाती है। विद्युत धारा, विभवांतर, विभव या इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर रहेगा विद्युत धारा। बढ़े आगे। अब विद्युत धारा का जो न्यूमेरिकल मान ज्ञात करेंगे, इसका एक सूत्र रहता है I बराबर Q। Q क्या है सर, यही वो आवेश, और एक दर क्या है, दर आपको मालूम है टाइम होता है। तो सूत्र बन जाएगा अपना I बराबर Q अपॉन T। I बराबर Q अपॉन T। अगर मात्रक निकालना है तो आवेश बटा समय है, आवेश बटा समय है, इसके इक्वल में। आवेश को कूलाम्ब नामक वैज्ञानिक ने मात्रक दिया था, तो उसके सम्मान में आवेश को कूलाम्ब में मापते हैं और समय को अपन ऐसा एक पद्धति में अपना मात्रक रहता है इसका सेकंड। तो कूलाम्ब प्रति सेकंड इसका मात्रक होगा। और इसकी खोज जो की थी वो एम्पियर ने की थी, इसलिए उसके सम्मान में विद्युत धारा का जो मात्रक होगा वो एम्पियर होगा। तो दोस्तों सीधा यहाँ से ये प्रश्न पुटअप होता है कि विद्युत धारा का मात्रक बताइए। तो विद्युत धारा का मात्रक जो रहेगा वो एम्पियर रहेगा, ठीक है ना। विद्युत धारा का जो मात्रक रहेगा वो एम्पियर। ज्यादा अपन डीपली नहीं जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी के तो बहुत सारे कंसेप्ट रहते हैं, अपने को तो ऊपरी तौर पे जो भी प्रश्न पुटअप होते हैं वहां तक भी पहुंचना है। तो मैंने इतना बताया कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश को कूलाम्ब ले लिया, कूलाम्ब में, और दर को ले लिया समय में, आवेश बटा समय और कूलाम्ब प्रति सेकंड। और इसी की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे विद्युत धारा के बारे में, गाजोल, एम्पियर जो थे उनके सम्मान में, तो उनके सम्मान में इसका मात्रक क्या दे दिया, यानी मापना किसमें। तो विद्युत धारा के मात्रक वाले पार्ट में भी मैंने आपको बताया था विद्युत धारा के, तो पहले मैं भौतिक राशियों के मात्रक बताए थे, वहां पर विद्युत धारा भी आया था। विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं, किसमें मापते हैं, एम्पियर में, ठीक है। और दोस्तों एम्पियर से एक दो कॉम्पिटिशन में प्रश्न आए, तो एम्पियर से क्या प्रश्न सर आए कि एक एम्पियर की भी परिभाषा पूछ सकते हैं कि एक एम्पियर विद्युत धारा की परिपथ में कब गएगी। एक एम्पियर की परिभाषा, कोई टप नहीं, आप आराम से देखना, समझ में आ जाएगा। एक एम्पियर की परिभाषा। अब आप दोस्तों ये बता सकते हो कि इसका मान एक कब होगा। कीजिए, इसका मान एक तब हो सकता है जब इसका भी मान एक हो और इसका भी मान एक हो। तो I बराबर जो Q अपॉन T है, तो ये 1/1 होगा तो ही इसका मान 1 होगा, और अपने को इसी की परिभाषा देनी है। तो एक एम्पियर की परिभाषा की चालक में अगर 1 सेकंड में 1 कूलाम्ब आवेश प्रवाहित होता है, तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा का जो मान होगा वो क्या होगा दोस्तों, 1 एम्पियर। बिल्कुल सिंपल है। कभी पूछ ले कि चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है
तो बताइए विद्युत धारा का मान कितना होगा? ऐसे सूत्र में मान रख के आप ज्ञात कर सकते हो, लेकिन ये 1 एम्पीयर की परिभाषा भी कभी-कभार डिफिनेशन के इल्म में या तर्कसंगत प्रश्नों में या निम्न में से कौन सा कथन सही है वहां पर भी कभी डाले तो ढूंढने की जरूरत नहीं है। नोट करो दोस्तों इसको। उसके बाद में अब जैसे सर आप कह रहे हो कि आवेश प्रवाह की दर, तो आवेश प्रवाह होता क्या है? आवेश प्रवाह का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। आवेश प्रवाह मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स किसी भी परिपथ में इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं दुनिया भर के। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान भी पूछ सकता है। एक इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश रहता है सर? 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान चाहिए 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। इस प्रश्नों को भी नोट करना दोस्तों कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन ज्यों फ्लो होते रहेंगे, जितनी तेज गति से होती है विद्युत धारा तो कितनी तेज गति से बहती है आपको मालूम है, तो फ्लो किसका होता है? इलेक्ट्रॉनों का। तो सर इसको एक नए डिफाइन के रूप में भी आप देख सकते हो। तो I बराबर, अब यहाँ पे आपने बताया कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो क्या होता है? आवेश होता है। एक नई परिभाषा के रूप में आप चाहे तो सूत्र के रूप में ये सूत्र भी आप ध्यान रख सकते हैं। एक बार इलेक्ट्रॉन की संख्या दे दे, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान आपको मालूम ही है, समय कितना देता है उसको सेकंड में बदल के भाग दे दो तो भी आपका विद्युत धारा जो है एम्पीयर में उसका मान आ जाएगा। बोलिए दोस्तों यहाँ तक कोई दिक्कत हो? आवेश प्रवाह, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। और अभी आपने सर बताया कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉनों का हो रहा है वो संख्या अपने आप ही देगा, उसका आपको इससे गुणा करना, हालांकि ऐसा पूछेगा नहीं, लेकिन मैंने आपकी जानकारी के लिए बताया है कि इसका दूसरा सूत्र ये भी हो सकता है। आपको तो ये प्रश्न ध्यान रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, तो 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। उसके बाद में दोस्तों अपन इसमें देखेंगे तो मिली एम्पीयर और माइक्रो एम्पीयर का कई बार मान पूछ लेते हैं कि मिली एम्पीयर में कितना मान होता है और माइक्रो एम्पीयर में कितना मान होता है, वो देखेंगे। ये कई बार ये प्रश्न आ गया है, 1 मिली एम्पीयर तो 10 की घात -6 और 1 माइक्रो एम्पीयर विद्युत धारा का और छोटे मात्रा करें और उसमें 10 की घात -1 मिली एम्पीयर में 10 की घात -3 और माइक्रो एम्पीयर 10 की घात -6। ये भी नोट करो। होता है कि 1 मिली एम्पीयर में कितने एम्पीयर होते हैं, तो आप लिख देना 10 की घात -3 और वहां लिख देना 10 की घात -6। बोलो दोस्तों यहाँ तक कोई दिक्कत? 1 मिली एम्पीयर में 10 की घात -3 और 1 माइक्रो एम्पीयर में, यानी सर ये क्या बता रहा है आप? मिली और माइक्रो क्या छोटे छोटे मात्रा, जैसे आप किलोमीटर में दूरी लेते हैं तो किलोमीटर में हर दूरी थोड़ी मापते हैं, उससे छोटा मात्रा फिर क्या लेंगे? मीटर लेंगे। उससे भी छोटा चाहिए तो फिर सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है, उससे भी छोटा तो मिली सेंटीमीटर लेंगे उससे, तो वो कहने का मतलब मिलीलीटर भी लेंगे, तो mm भी लेंगे, मिलीमीटर में भी लेंगे, तो मतलब mm से शुरू होकर km तक जाता है। और आप मोबाइल की भी मेमोरी मापते हैं तो मात्रा को मैंने आपको बताया था कि kb से शुरू होकर किस तरह से MB बनता है, MB से मेगाबाइट से फिर किस तरह GB बनता है, गीगाबाइट यानी 1 GB 2 GB 3 टेराबाइट, TB, जेटाबाइट, एटाबाइट, खूब सारे इसके यूनिट आगे से आगे बड़े से बड़े मात्रक से छोटा से छोटा मात्रक कौन सा है? किलोबाइट, और किलोबाइट से भी छोटा मात्रक आपको मालूम हो तो बीट होता है, ठीक है। चलो बीट और नीबल वगैरह तो कहने का मतलब मैंने क्या बताया, ये जो दो बताया ये भी कई बार एग्जाम में पुटअप हुए कि 1 मिली एम्पीयर में एम्पीयर होते हैं 10 की -3, 10 की घात -9, 10 की घात -12, 10 की घात -15, याद कर लो 10 की घात -3 और माइक्रो में 10 की घात -6। तो शायद यहाँ तक दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो बोलो क्लियरली नोट कर लो इसको, वीडियो इसको वॉच करके आराम से इसके नोट्स बनाना,
जितने प्रश्न यहाँ से आज तक पुट हुए या तो विद्युत धारा की परिभाषा हुई है, या उसका मात्रक हुआ है, या फिर 1 एम्पीयर की परिभाषा हुई है, या फिर इलेक्ट्रॉन पे आवेश का मान पूछा है, या फिर मिली एम्पीयर और माइक्रो एम्पीयर पूछा है। क्लियर? बड़े आगे अपन उसके बाद में दोस्तों लेंगे यहां से भी प्रश्न आ जाता है। और वैसे विद्युत विभव और विभवांतर, ये क्या चीज है सर? इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। इसको मैं अभी बता दूंगा, ये इसी का भाई है। ये जैसे विद्युत विभव है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण के लिए अपने, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, तो पढ़ने वाले और पढ़ाने के वाले के बीच में क्या अंतर होता है? ज्ञान का ही तो अंतर होता है। तो टीचर के पास ज्ञान थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। तो ज्ञानांतर अगर होगा तो ही तो वो कुछ दे पाएगा। ज्ञानांतर होगा तभी तो विद्यार्थियों को कुछ दे पाएगा, नहीं तो क्या दे पाएगा क्या? तो इस विद्युत विभव को आप एक तरह से ज्ञान मान लो और ज्ञानांतर को आप विभवांतर मान लो। यानी आप समझने की कोशिश करेंगे कि अगर विभव के बीच में दो बिंदुओं के बीच में अंतर नहीं हुआ तो विद्युत धारा कभी नहीं बहेगी। तो कई बार पूछते हैं कि विद्युत धारा बहने के लिए आवश्यक शर्त बताइए। तो विद्युत धारा बहने के लिए दोस्तों स्टार लगा के लिख लो इसको। विद्युत धारा बहने के लिए, विद्युत धारा बहने के लिए, विद्युत धारा बहने के लिए विभवांतर एक आवश्यक शर्त है। अगर विभवांतर नहीं है तो कभी भी विद्युत धारा का फ्लो नहीं होगा। अगर ये नहीं है तो फिर इलेक्ट्रिसिटी नहीं, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। यानी कि विद्युत धारा बहने के लिए विभवांतर एक आवश्यक शर्त है। और इसको कई बार पूछती है कि भाई विद्युत धारा बहने के लिए कौन सी चीज सर्वाधिक आवश्यक होती है? डाल देगा ऑप्शन में, अपने को बताना है विभवांतर। बोलिए विभवांतर में कोई अंतर? अभी आप सर कह रहे थे जैसे ज्ञान में तो आप समझ गए थोड़े से बड़ा। अभी विद्युत विभव को जैसे समझना चाहे तो चलो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये दो बिंदु है, ठीक है ना। अब ये दो बिंदु है और दोनों बिंदुओं के पास जो अपना विभव है उसका मान समान है। इसके बाद भी मान लो 5 है और इसके भी 5 है। मुझे ये बताओ अगर दोनों के पास मान लो ज्ञान भी समान है तो एक दूसरे को क्या देंगे? कुछ भी नहीं दे पाएंगे। तो कहने का मतलब इनके बीच में अंतर होना चाहिए। तो कहने का मतलब अंतर होना चाहिए। तो अगर मान लो इसके पास 3 हो और ये 5 हो तो फिर यहां से फ्लो यहां पे हो सकता है। मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये अंतर हो गया दोनों के बीच में। तो ये जो अंतर कहलाता है, ठीक है ना, विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? विभवांतर। तो विद्युत विभव की क्या परिभाषा देंगे? तो विद्युत विभव की आप परिभाषा देना चाहे तो आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं कि एकांक धनावेश को इसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। क्लियर? एकांक धनावेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव। और विभव के बीच में अंतर होगा तो वो क्या कहलाएगा? विभवांतर। और विभवांतर किसके लिए आवश्यक शर्त है? विद्युत धारा बहने के लिए। आप चाहे तो इसका सूत्र भी बता सकते हैं, कोई बात नहीं। दो बिंदुओं के बीच में आप सब बता रहे हो तो दूसरा बिंदु, उसमें पहला बिंदु बता दो v2 माइनस v1 या v1 माइनस v2 कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। v1 माइनस v2 कर दो और किए गए कार्य आप बता रहे हो और कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो इसका सूत्र भी हो सकता है। सूत्र है तो फिर मात्रक दिया जाएगा। ये सर वर्क है और कार्य को मापते हैं जूल में और आवेश को मापते हैं कूलाम में। तो जूल प्रति कूलाम। और इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक थे वोल्ट। इसलिए यहां से प्रश्न बनता है कि विभवांतर का मात्रक क्या है? तो विभवांतर का मात्रक दोस्तों होगा वोल्ट। क्या होगा? वोल्ट। अभी थोड़ी देर के लिए पहले मैंने बताया था विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं।
अब विद्युत धारा का सर आपने मात्रक तो बता दिया, लेकिन विद्युत धारा को मापते किसमें, ये भी प्रश्न कई बार पूछा है। तो विद्युत धारा को जो मापते हैं ना, वो मीटर भी मैंने आपको बताया था, आपको याद हो, एमीटर होता है, एमीटर से मापते हैं। तो विभवांतर किसमें मापेंगे सर, वोल्ट मीटर से, वोल्ट मीटर से। यही प्रश्न आया हुआ है, विद्युत धारा को मापने वाले उपकरण का क्या नाम है, अमीटर, और वोल्ट को क्या विभवांतर को मापना है तो किससे मापेंगे, वोल्ट मीटर से मापेंगे। और फिर रहते हैं अपने दो क्रम, जो मैं आगे आपको बताऊंगा कि विद्युत धारा के परिपथों का जो संयोजन होता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, इनको किस क्रम में लगाते हैं। तो अमीटर को सदैव किस क्रम में लगाया जाता है, ये प्रश्न कई बार आ गया। तो अमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, सीरियल कॉम्बिनेशन। और वोल्ट मीटर को सदैव किस क्रम में लगाया जाता है, समांतर क्रम। सर ये कौन सा क्रम है, ये अगले सेशन में मैं आपको स्पष्ट रूप से ज्ञात करके बताऊंगा कि श्रेणी क्रम क्या होता है और समांतर क्रम भी। आप फिलहाल अपने इतने नोट करेंगे कि अमीटर को सदैव परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है सर्किट में, और ये परिपथ या सर्किट के अंदर एक ही बात है, वोल्ट मीटर है वो हमेशा समांतर क्रम में लगाया जाता है। तो यहाँ दोस्तों विभवांतर और विद्युत धारा से जितने भी प्रश्न बनते हैं और आज तक जितने बने हैं वो सारे प्रश्न लगभग मैंने आपको बता दिए। कोई डाउट, बढ़े आगे। इसके आगे बढ़ते हैं तो विद्युत धारा के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान देने वाले हैं उस वैज्ञानिक के बारे में आज अपन पढ़ेंगे, जिन्होंने एक नई चीज भी अपने सामने खोज के निकाली थी कि अभी आप सर इलेक्ट्रॉन्स का जो प्रवाह बता रहे थे, क्या वो प्रवाह ऐसे ही सतत रूप से होता रहता है, नहीं, उस प्रवाह होने के लिए भी कुछ ना कुछ रुकावटें वगैरह पैदा होती है। तो वो खोजकर्ता कौन थे, तो उससे पहले उनका नियम पढ़ लेंगे अपन। तो सबसे पहले ओम का नियम, और ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है, जैसे विस्तृत तो पूछते नहीं लेकिन ओम का नियम पूछते हैं, ओम का नियम। और ये ओम भी एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने भी प्रायोगिक सत्यापन करके अपना एक नियम दिया था। इस नियम को भौतिक के रूप में मैं आपके सामने सीधा लिखता हूँ, V प्रोपोर्शनल टू I। तो इसको प्रोपोर्शनल का जब भी निशान होता है समानुपाती का, तो कोई ना कोई स्थिरांक आता है, V बराबर RI। और जहां पर R क्या है, रेसिस्टेंस, जिसे प्रतिरोध बोलते हैं। एक नई चीज निकल के अपने सामने आई, और प्रतिरोध का मात्रक ओम ही होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम ही होता है। सर कैसे होता है, अब देख लो, अगर R को इस साइड में ले लो तो V/I हो जाएगा, तो वोल्ट बटा एम्पियर। हमेशा फिजिक्स में मात्रक ऐसे निकलते हैं, ठीक है ना। तो वोल्ट बटा एम्पियर, वोल्ट बटा एम्पियर की जो खोज करने वाले थे वो ओम थे, इसलिए प्रतिरोध का मात्रक, इसका मात्रक जो हो जाएगा वो ओम हो जाएगा। क्या होगा, परीक्षा में कई बार पूछ लिया प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो हमेशा क्या होता है, ओम होता है। तो ओम ने क्या नियम दिया था, V बराबर RI या V प्रोपोर्शनल टू I। अब इसको बोल के बताइए सर क्या है ये, तो इसको बोल के या आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। यदि किसी चालक तार की, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं इसमें तो तार की स्थिति है, तार की, ठीक है ना, वो स्थिर रहे, उसमें कोई बदलाव नहीं हो, तो उनके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। जैसा कि आपको दिख रहा है, अभी मैंने लिखा था V प्रोपोर्शनल टू I। देखो ये इसके समानुपाती होगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। समानुपाती का निशान का आप गणित में आप अच्छी तरह से मालूम है। अगर वितरणानुपाती होता, व्युत्क्रमानुपाती होता, एक राशि बढ़ती तो दूसरी राशि घटती, लेकिन यहाँ एक राशि के बढ़ने पे दूसरी राशि का मान बढ़ेगा, तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ विभवांतर किसमें, प्रवाहित धारा के समानुपाती। तो ये चाहो तो आप इस तरह लगा के इसको लिख भी सकते हो, और नहीं लिखो तो इसका गणितीय रूप आपके सामने ये पड़ा, इसमें थोड़ा चेंज किया तो कांस्टेंट आ गया। जहाँ पे प्रतिरोध है, प्रश्न क्या बनता है सर, प्रतिरोध का मात्रक, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है वो होता है ओम। बोलो दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत? अभी सर ये प्रतिरोध क्या चीज है,
थोड़ा सा समझेंगे। अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है इस तरह से, मान लो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। अब कोई भी कार्य प्रकृति में हो रहा है, क्या उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती? क्या मेरे को ये बताओ। आप पढ़ना चाह रहे हो, 24 घंटे घर में पढ़ना चाह रहे हो, क्या पढ़ना संभव है क्या? 10 घंटे लगातार एक ही चेयर पर बैठ के पढ़ना चाह रहे हो, पढ़ पाओगे क्या? कोई ना कोई काम आ जाएगा, घर वाले काम बता देंगे, रुकावट आएगी, या खुद का भी वजन करना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा। तो प्रकृति में कोई कार्य अगर सतत रूप से होते हैं तो वो तो सूर्य, चंद्रमा वगैरह सारे जो खगोलीय पिंड करते हैं, जो भगवान की देन है, प्रकृति के आगे नतमस्तक है, बाकी सारी चीजों को रेस्ट चाहिए, ठीक है ना। उसमें कोई ना कोई क्या होगी, रुकावट पैदा होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो प्रवाह होते हैं, इनमें भी कोई ना कोई रुकावट पैदा होती है, और उस रुकावट को ही, यानी आवेश प्रवाह की दर में उत्पन्न जो रुकावट होती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। आप लिख सकते हो आवेश प्रवाह में उत्पन्न बाधा या रुकावट प्रतिरोध कहलाती है, प्रतिरोध कहलाती है। ये ओम साहब ने बताया था, और इसका प्रायोगिक सत्यापन भी किया था। एक छोटी सी बात बताऊंगा, तो कई बार बोर्ड में पूछ लेते हैं, अपना ये आरपीएससी जी ने भी 1-2 बार पूछ लिया है। ओम के नियम ना है, इसने फिजिकल एक्सपेरिमेंट करके भी इतना एक्सपेरिमेंट वगैरह अपन नहीं देखेंगे, क्योंकि हो सकता है क्लास वर्ग के बच्चों को समझ में ही नहीं आए। तो अपन तो देखेंगे कि इसका जो ग्राफ जो होता है, कि आपने समानुपाती का ग्राफ है, तो ग्राफ कैसे बनता है, तो आप एक बार देख लेंगे। इसका जो भी ग्राफ आएगा वो v और i के बीच में जो ग्राफ तो समानुपाती है, तो एक राशि बढ़ेगी, उसी अनुपात में दूसरी राशि बढ़ेगी, तो ग्राफ हमेशा एक सीधी रेखा बनता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि वहां पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा आलेख ओम के नियम का सही आलेख है। एक ग्राफ ऐसे बना देगा, दूसरा बना देगा इस तरह से, तीसरा बना देगा आपके इस तरह से, ठीक है। तो कहने का मतलब चौथा बना देगा आपके इस तरह से बढ़ते करते करते, और आपको ये वाला जो अंशफल है ये से। तो कहने का मतलब प्रायोगिक सत्यापन में आप ग्राफिकल जो प्रेजेंटेशन है, आलेख के निरूपण है, वो देख लेना। v और i के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो एकदम सीधी रेखा बनेगा। ये था दोस्तों ओम के नियम का सत्यापन, यानी वेरिफिकेशन जब किया तब भी अपने सामने यही बात आई कि v और i क्या एक दूसरे के होते हैं समानुपाती। अब अपने सामने जो ये नई चीज आई है प्रतिरोध, ये प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये अभी अपन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अभी आपको मैंने प्रतिरोध स्पष्ट किया कि विद्युत धारा के में प्रवाह में जो उत्पन्न बाधा होती है, रुकावट होती है, उसे अपन प्रतिरोध कहते हैं। तो सर बाधा या रुकावट को कम तो करना, हर चीज को बाधा या रुकावट आपके भी मान लो पड़ेगा। कोई डिस्टर्बेंस घर पे ज्यादा ही हो रहा है, कई बच्चे हॉस्टल में जाते हैं, कोचिंग में जाते हैं, कमरा लेके रहते हैं, पर्सनल रहते हैं, तो उस बाधा को थोड़ी दूर करते हैं। घर से ही दूर रहेंगे तो घर का काम नहीं करना पड़ेगा, तो सारा ध्यान कॉन्सेंट्रेट उसका क्या रहेगा, पढ़ाई पे रहेगा। तो विद्युत धारा भी फ्लो होती है, तो सर डायरेक्ट कोटा से रवाना होकर अपने गाँव तक पहुंचती है। कोटा में संबल नदी पे काम बनती है, रावत भाटा में वहां से रवाना होती है, कितने थर्मल स्टेशनों से गुजरती हुई अपने घर तक पहुंचती है। तो उनमें भी तो सर बहुत सारी रुकावट होती होगी, तो उस रुकावट को कम करना है। तो अब प्रतिरोध पहले तो डिपेंड किस पे करेगा, अगर उन चीजों पे ध्यान दे दिया जाए तो अपने आप ही प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रतिरोध की निर्भरता है वो नंबर 1 है तार की लंबाई पर। तार की लंबाई, लंबाई समझते हो, लेंथ, इसे एल बोलते हैं, तार की लंबाई, तार की लंबाई। सर प्रतिरोध और तार की लंबाई के क्या लेना स्पष्ट है, सूत्र से आपको मालूम पड़ जाएगा। ये आपका पहला सूत्र क्या है सर, ये अभी आपको मैंने v प्रोपोर्शनल टू i बताया था, ठीक उसी प्रकार r प्रोपोर्शनल टू l, यानी जितना अधिक लंबा तार होगा उतना ही अधिक प्रतिरोध होगा, यानी जितनी दूर से बिजली आएगी उतनी ही उसमें प्रतिरोध ज्यादा होगा। ये तो बात कंफर्म है। जितना बड़ा कंपटीशन देंगे, यूपीएससी आईएएस की तैयारी करेंगे तो उतना ही ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। उतनी ही पटवारी है, रीट है, ग्राम सेवक है, जैसे नॉर्मल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो क्या यूपीएससी की तरफ मेहनत थोड़ी करनी है, और उसमें तो लाख अंतर है सिलेबस में। तो कहाँ पूरा वर्ल्ड और इंडिया और विदेश नीति दुनिया भर का पढ़ना पड़ता है, ठीक है, तब यूपीएससी फाइट होती है। तो कहना है मतलब जितना लंबा अपना काम होगा उतनी रुकावट ज्यादा होगी, अपने को जितनी दूरी तय करनी होगी
एक 4 दिन चलना है गाड़ी में तो उतनी अपने को दिक्कत ज्यादा उठानी पड़ेगी, और आधे घंटे का रास्ता है तो जल्दी पहुंच जाएंगे। तो तार की लंबाई, तार जितना लंबा होगा उतना ही प्रतिरोध उस पर ज्यादा होगा। दूसरी निर्भरता बताओ सर, तार की मोटाई या अनुप्रस्थ काट। तार की मोटाई या इसको विज्ञान में अपन कहते हैं अनुप्रस्थ काट, क्योंकि मैं पहले अनुप्रस्थ काट लिखता तो कई भैया को दोस्तों को मेरे मालूम नहीं पड़ता, इसमें मोटाई सबसे सबको मालूम पड़ जाएगा। तार की मोटाई, तार की मोटाई यानी उसका क्षेत्रफल, ठीक है, अनुप्रस्थ काट एरिया उसका, तार कितना मोटा है तो उस हिसाब से R प्रोपोर्शनल टू 1/A। ये क्या लिख दिया सर आपने अभी, ये विपरीत। अभी ये कह रहा है कि तार जितना मोटा होगा ना, उसका क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा उससे उतना ही प्रतिरोध कम होगा। इसलिए आपने देखा होगा बड़ी बड़ी युक्तियों में तार मोटा होता है। केबल लाइन जो अपने आती है अपने खंबे पर वो देख लेना, और एक घर में अपने तार लगाते हैं अपन वो देख लेना, उसकी मोटाई ज्यादा होती है, केबल वाले की मोटी होती है, तो वो मोटा होता है इसलिए उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। क्योंकि मैंने कहा था ये राशि बढ़ेगी तो ये घटेगी, ये घटेगी तो ये बढ़ेगी, मतलब उल्टा है। तो मोटाई ज्यादा होगी आपके तो प्रतिरोध ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए केबल लाइन खंभों पे देखना आपके हमेशा मोटी मिलती है। अब आप इससे आगे का अपन देखेंगे समीकरण 1 व 2 से कोई नई एक चीज लाके आपके सामने मैं रखूंगा, और उसको कई बार कंपटीशन में पूछ लिया है। जो प्रतिरोध से भी स्पष्ट स्पेसिफिक रेसिस्टेंस आएगा, प्रतिरोध वो कैसे आएगा, समीकरण 1 व 2 से। दोनों को मिला लो, R तो कॉमन है, R कॉमन है तो R प्रोपोर्शनल टू L/A ये आ गया। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रोपोर्शनल का निशान घटाना हो तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो R बराबर KL आएंगे, तो R KL/A यानी R बराबर KL/A। अब ये सब नई चीज आ गई K, ये क्या है, K जो है यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध या किसी परीक्षाओं में इसको प्रतिरोधकता के नाम से भी पूछते हैं, और यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि इसका मात्रक कई बार बोर्ड ने पूछ लिया, ठीक है, आरपीएससी ने भी पूछ लिया। अब देखो अपन ज्ञान करेंगे, अपन मात्रक का सूत्र आ गया तो मात्रक आ जाएगा। R बराबर KL/A आया, अपने को तो K का चाहिए, तो KL बराबर RA, K बराबर RA/L। यहाँ तक दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, ये सूत्र हो जाएगा। यानी अपने सामने सूत्र आया K बराबर RA/L, ठीक है। अब आपको कौन सी चीज किसमें होती है, R क्या है, रेसिस्टेंस प्रतिरोध, मैंने मात्रक किसका बताया था, ओम, ठीक है सर। बीच में कोई निशान नहीं है, गणित में क्या होता है, गुणा। ये क्षेत्रफल, क्षेत्र सब बल सबको मालूम है, स्क्वायर में मापते हैं तो मीटर स्क्वायर, और नीचे लेंथ है लंबाई को अपन मीटर में मापते हैं, इसमें मापते हैं मीटर में। कोई दिक्कत दोस्तों कोई नहीं, मीटर से मीटर कट गया तो अपना मात्रक K का क्या आ गया, ओम गुणा मीटर। यानी परीक्षा में आपको पूछ ले K यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध मैंने बता दिया, या प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है, तो दोस्तों आप ओम लिख के मत आ जाना, ओम गुणा मीटर, और कंफ्यूज करने के लिए आपको यही प्रश्न डालता है। प्रतिरोध का मात्रक तो लगभग बच्चे याद कर लेते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, वहां पूछेगा प्रतिरोधकता का मात्रक, और अपन इतने जल्दबाजी में काम करते आते हैं कि अपन ओम लिख के आ जाएंगे और अपना उत्तर गलत हो जाएगा। इसलिए प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों अलग चीज है, तो प्रतिरोधकता जो है उसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम गुणा मीटर। तो ये दोस्तों इसके अलावा पदार्थ की प्रकृति पे भी निर्भर करती है, ठीक है। तार किसका बना हुआ है, चालक, कुचालक है, चालक है, कुचालक में आपको मालूम है छोटे क्लासों की बात है, जिसमें विद्युत धारा नहीं बहती, सुचालक जिसमें विद्युत धारा से बहती है। तो पदार्थ की प्रकृति पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है, ठीक है। इसलिए तार जो अधिकतर है तो तांबे के बनाए जाते हैं। वैसे सर्वाधिक चालकता तो चांदी और सोने की होती है सर, और चांदी और सोने के अगर तार बनाने लग गए तो किसी के घर में लाइट नहीं रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी, इतने महंगे पड़ जाएंगे कि कोई खरीदेगा ही नहीं। इसीलिए उसका ऑप्शन है, इससे जस्ट बाद में चालकता आती है तांबे की। इसलिए अपने घरों में जो विद्युत प्रेरितों में जितने भी तार यूज किए जाते हैं वो किसके किए जाते हैं, तांबे के यूज किए जाते हैं।
तो प्रतिरोध की अगली निर्भरता होती है वो पदार्थ की प्रकृति पर होती है। तो आज अपने दोस्तों पढ़ा विद्युत धारा की परिभाषा, विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा को किसमें मापते हैं, अमीटर में किस क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, विद्युत विभव के बाद में अपने अंतर देखा तो विभवांतर आया, विभवांतर का मात्रक देखा वोल्ट आया, वोल्ट के बाद में अपन ने आपको मैंने ओम का नियम बताया, ओम ने सामने एक नई चीज लाके अपने सामने डाल दी प्रतिरोध आर, फिर उसकी मैंने आपको निर्भरता बताई कि अभी ये प्रतिरोध को कम कैसे करना ताकि आराम से अपने घर तक विद्युत की सप्लाई हो। इसीलिए अपने आप ही तार की मोटाई बढ़ानी घटानी है, लंबाई कैसे कम ज्यादा करनी है, लंबाई तो बढ़ानी है, कोटा से रेट चलो रेसिपी में आएगी तो लंबाई तो तार की रहेगी, तो फिर उस तार को मोटा कर दिया जाता है। इसके प्रतिरोध क्या उसका बैलेंस कर रहता है। तो उस प्रतिरोध को बैलेंस करने के लिए फिर अपने सामने निकल के एक नई चीज आई प्रतिरोधकता, जिसका मतलब भी मैंने आपको स्पष्ट बता दिया। फिर दोस्तों मैंने एक चीज आपको आज बताई थी कि अमीटर को अपन लगाते हैं श्रेणी क्रम में, परिपथ के श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर को लगाते हैं समांतर क्रम में। अब ये दोनों क्रम क्या होते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर परिपथ में कौन से क्रम रहते हैं, इन दोनों क्रमों को आपको समझने के लिए मेरे विज्ञान के जनरल साइंस के अगले सेशन को आप जरूर देखें। इसमें प्रतिरोधों का मैं संयोजन पढ़ाऊंगा कि किस तरह से तारों को या परिपथ में जोड़े कि उसका प्रतिरोध अधिक से अधिक हो या कम से कम हो, ताकि धारा क्या हो उसमें आराम से बहे। क्योंकि प्रतिरोध का मतलब ही क्या है, बाधा या उत्तर। तो प्रतिरोध किसमें कम होता है, किसमें ज्यादा होता है, इसमें ज्यादा होता है या इसमें, ये अगले क्रम में अपन तो अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगा। प्रतिरोधों का संयोजन नाम से टॉपिक रहेगा अपना, उस सेशन को देखना ना भूले। तो जुड़े रहिए दोस्तों मेरे से। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद।